आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम मुगल काल में हुमायूं पर थे और हमने हुमायूं को समाप्त कर लिया था। आपने देखा कि मध्यकालीन इतिहास के कड़ी में पूर्व मध्यकाल और सल्तनत के बाद हम मुगल राजवंश में प्रवेश कर चुके हैं। इस कड़ी में बाबर का उल्लेखनीय स्थान है, उसके पश्चात हुमायूं का स्थान है, लेकिन बीच में सूर्यवंश का उल्लेख मिलता है, जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में की थी, जिसके सबसे महत्वपूर्ण शासक शेरशाह सूरी को हम ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। उनका काफी महत्व है, चाहे ग्रांड ट्रंक रोड हो, चाहे प्रांतीय स्वशासन हो, अथवा विभागों के आधुनिकीकरण की बात हो, अथवा चांदी के सिक्के चलाने की बात हो। निश्चित तौर पर शेरशाह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे मैंने कल घोषणा भी किया था कि आज के क्लास में हम सूर्यवंश को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उसके विभिन्न तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे, और समय रहेगा तो आज मैथ को भी देखेंगे, क्योंकि 100 सवालों का टारगेट आप सभी को मिला था और उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर अभ्यास किया होगा। तो आज का जो हेडिंग होने वाला है वो क्या होगा? सूर्यवंश। हेडिंग बना दीजिए, सूर्यवंश, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी को ही विशेष रूप से यहां पढ़ना है। शेरशाह सूरी, ठीक है। आगे चलेंगे हम। शुरुआत किया जाए। जब हमने जहांगीर के काल को देखा, तो जहांगीर के काल में हम पाते हैं कि जहांगीर के दो काल हैं। कब से कब तक है, कौन बताएंगे? लिखवा दिए थे कल। जहांगीर के शासन काल को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इस दो काल के बीच में जब शेरशाह सूरी आता है, तो सूर्यवंश भी आपके लिए उल्लेखनीय हो जाता है, क्योंकि प्रांतीय राजधानी पटना बन गई थी, जो देश की राजधानी भी थी उस समय। दिल्ली सल्तनत से राजधानी को हटा दिया गया था। तो इस कड़ी में जो 10-15 मुख्य बातें हैं, उसको आज हम देखेंगे। लिखिए आरंभिक नाम, तीर का चिन्ह, शेरशाह सूरी। पढ़ी दिखा कर दीजिएगा पहले, आरंभिक नाम में। शेरशाह बाद में पढ़ा। आरंभिक नाम फरीद खां। फरीद खां, आरंभिक नाम फरीद खां, ठीक है। चर्चा की कड़ी में इस बात की भी मैंने चर्चा की थी कि इन्होंने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। अब जैसे शेरशाह को जब हम देखते हैं, तो इतिहास में कल मैंने लिखवा भी दिया था, 5-7 बिंदु लिखवा दिया था कि प्रशासनिक सुधार के कारण, ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण, चांदी का सिक्का चलाए जाने के कारण, कई कारणों से याद रखते हैं। उसमें से एक कारण अभी नोट कर लीजिए। लिखिए, शेरशाह को इतिहास में, शेरशाह को इतिहास में प्रशासनिक सुधार के कारण याद रखते हैं। शेरशाह को इतिहास में प्रशासनिक सुधार के कारण याद रखते हैं।
ठीक है, ये था बेसिक परिचय। कोई बताएंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड में कौन कौन सा एनएच शामिल है? वेरी गुड, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जीटी रोड के विकास का श्रेय शेरशाह को ही जाता है। वो अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। आरंभ में जब शेरशाह ने शासन की शुरुआत की तो उसकी जागीरदारी सासाराम और खवासपुर में थी, जो बिहार का प्रांत है। लेकिन बाद में सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोणों को देखते हुए वो जौनपुर चला गया। यह भी उल्लेखनीय है, लिख दीजिए। लिखिए, आरंभिक जागीरदारी, आरंभिक जागीरदारी आरंभिक जागीरदारी सासाराम सासाराम एवं खवासपुर में थी, बिहार में थी। लेकिन लेकिन कालांतर में लेकिन कालांतर में शेरशाह जौनपुर चला गया। कालांतर में शेरशाह जौनपुर चला गया। शेरशाह जौनपुर चला गया। इस कड़ी में उसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। इस कड़ी में उसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। अपनी शक्ति में वृद्धि की, ध्यान रखेंगे इसे। अब आप सभी से क्वेश्चन है, यहां पर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद शेरशाह को भारत की सत्ता हाथ लगी? उसका दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। वेरी गुड। 1540 के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह उत्तर भारत का शासक बन गया था। ठीक है, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यहीं से उसने सूर्यवंश की नींव भी रखी थी। नोट में लिख दीजिए। लिखिए, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, बिलग्राम के युद्ध के बाद, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद उसने भारत की शासन संभाली। उसने भारत की शासन संभाली और सूर्यवंश की नींव रखी। सूर्यवंश की नींव रखी। सूर्यवंश की नींव रखी, नहीं भूलना है। आगे चलेंगे। अब जो स्रोत प्राप्त होते हैं उस समय के, उसके हिसाब से हम शेरशाह के शासनकाल को कई भाग में बांट कर देख सकते हैं। कई पहलुओं में, कई पॉइंट ऑफ व्यू से बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए अगला पॉइंट। शेरशाह के पंचवर्षीय शासनकाल को, शेरशाह के पंचवर्षीय शासनकाल को निम्नलिखित भागों में बांटकर देखा जाता है।
निम्नलिखित भागों में बांटकर देखा जाता है। निम्नलिखित भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है, नीचे लिख दीजिए स्रोत, सोर्सेज। सोर्सेज, राघव जी बताएंगे कहां से सोर्स मिला है इसका, कहां से पता चलता है। राघव राघव कुमार जी आवाज आ रही है? हाँ, आप बताएंगे कि इसके सोर्स कहां से मिलते हैं। नहीं, सोर्स का अर्थ होता है कि किस लेखक से मिलता है, कहां से मिलता है, किसने बताया है इसके बारे में, उसके रचयिता कौन है। वेरी गुड, अब्बास सरवानी, शेरवानी भी कहते हैं। सोर्सेज में लिख दीजिए, पूछा जाता है यह क्वेश्चन। देखिए स्रोत, तारीख ए शेरशाही, कभी नहीं भूलिएगा। तारीख ए शेरशाही। इसके लेखक का नाम लिख दीजिए, अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी, अब्बास खां सरवानी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एक ही बात हुई। अब सबसे पहला हेडिंग बनाकर लिखिए राजनीतिक अभियान। पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक अभियान। अब इस कड़ी में हम क्या देखेंगे? इस कड़ी में हम देखेंगे, एक तो सबसे पहला युद्ध 1540 का ही होगा, क्योंकि 40 के युद्ध में क्या मिली, सत्ता मिली, लाहौर और पंजाब का प्रांत कब्जे में आ गया था, साथ ही दिल्ली पर अधिकार हो गया था। इसमें पार्ट पॉइंट ए बी सी डी करके लिखिए, 1 में, ए में लिख दीजिए 1540, तीर का चिन्ह, लाहौर और पंजाब। 1540, लाहौर और पंजाब। 1541, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 42, 42, बंगाल और मालवा का अभियान, बंगाल और मालवा का अभियान। 43, 43, लिखिए रायसेन का किला, शासक पूरनमल। रायसेन का किला, शासक पूरनमल। 1544, मारवाड़ का किला, शासक मालदेव। इसको करिए 5 टिक, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखिए 1545, कालिंजर का किला, शासक कीरत सिंह। शासक कीरत सिंह। अब ध्यान रखेंगे, यह जो मारवाड़ में 5 टिक लगवाए हैं, क्यों लगवाए हैं, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि मारवाड़ में 5 टिक क्यों लगवाए हैं? इसलिए लगवा दिए हैं, कहा जाता है
एक मुट्ठी बाजरे के लिए इसके हाथ से पूरा हिंदुस्तान चला गया। मारवाड़ के अभियान के बारे में कहा जाता है। बात समझ लिया, मुहावरा है। एक मुट्ठी बाजरे के लोभ में पूरा देश खो बैठा। इतनी क्षति हुई थी शेरशाह को। यहां पर नोट में लिख दीजिए। देखिए, शेरशाह के मारवाड़ अभियान के विषय में, शेरशाह के मारवाड़ अभियान के विषय में यह कहा जाता है कि शेरशाह के मारवाड़ अभियान के विषय में यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि कहा जाता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए उसे हिंदुस्तान का बादशाह त्यागना पड़ा। एक मुट्ठी बाजरे के लिए उसे हिंदुस्तान का बादशाह त्यागना पड़ा। ठीक है, तो यह थे राजनीतिक अभियान, जिसके कड़ी में हमने वर्षवार युद्ध के इतिहास को देख लिया है और यह भी देख लिया है कि कहां कहां चूक हुई थी। अब नंबर 2 लिखिए हेडिंग में, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, शेरशाह की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासनिक सुधार थी। शेरशाह की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासनिक सुधार थी। प्रशासनिक सुधार थी। शेरशाह की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रशासनिक सुधार थी। नेक्स्ट पॉइंट, उसने पहली बार उसने पहली बार स्थानीय स्वशासन को संगठित किया एवं सरकार तथा परगना दो भागों में बांटा। एवं सरकार तथा परगना दो भागों में बांटा। सरकार तथा परगना दो भागों में बांटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है और शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को क्यों लागू किया। आजकल आप देखिएगा, जो आज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद है और जो ब्रिटिश टाइम में 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर के पद का सृजन किया था, उस समय जो कलेक्टर का पद है, दोनों की प्रकृति में काफी अंतर है। उस समय के कलेक्टर के पास क्या था, जुडिशरी पावर भी बहुत था और साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी काफी व्यापक था। लेकिन आज के समय के कलेक्टर की हम बात करें तो आज कलेक्टर का पद एक मैनेजमेंट का पोस्ट बनकर रह गया है। समस्त जुडिशरी की शक्ति न्यायपालिका के पास संकेंद्रित कर दी गई है। ध्यान रखिएगा। तो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत आता है, इसका अर्थ होता है कि हम जिस डेजिग्नेशन में हैं, हम जिस पद पर हैं, या कोई कर्मचारी जिस पद पर है, उसको जिस कार्य का निर्वहन करने का जिम्मा दिया गया वो उसके टेबल से ही पूरा होना है। यह था उत्तरदायित्व का सिद्धांत। कभी नहीं भूलिएगा, लिख दीजिए इस पॉइंट को, जो आज भी चल रहा है वर्तमान भारत में। देखिए, पहली बार इतिहास में उत्तरदायित्व के
सिद्धांत को लागू किया? उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया? पहली बार इतिहास में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। ठीक है, अब हम शासन के प्रारूप को देखेंगे। यदि हम सूर्यवंश के शासन को देखते हैं तो ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि शासन क्या था? सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीकृत था। अधिकांश अभ्यर्थी जिनका मोबाइल ठीक हो वीडियो में आ जाएं। ठीक है, सबका चेहरा सुंदर है, आधार कार्ड से तो ज्यादा ही सुंदर होगा। आ जाइए, दिखता रहता है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो मूल बातों पर आ जाते हैं। कैसे आप लोग इंटरव्यू फेस करेंगे? कोविड के समय में जितनी भी इंटरव्यू क्लासेस हुई थी सिविल सेवाओं की, अच्छा नहीं आदित्य जी आप तो रहते हैं, जो नहीं रहते हैं उनको कहा गया है। चलिए तो आगे चलते हैं, मूल बातों पर आते हैं। शेरशाह की हम चर्चा कर रहे थे। शेरशाह ने शासन के प्रारूप के रूप में सेंट्रलाइज सिस्टम को लागू किया, केंद्रीकृत सिस्टम को लागू किया और कई विभाग की स्थापना कर डाली। वैसे विभाग को हम सल्तनत काल में भी देखते हैं, मुगल काल में भी देखते हैं, लेकिन इसके समय का जो विभाग है वो विकेंद्रीकरण पर नहीं है आधारित, संपूर्णतः क्या है? केंद्रीकरण पर आधारित है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा, लिख दीजिए इस पॉइंट को। लिखिए, शेरशाह ने शासन के केंद्रीकरण पर बल दिया। शासन के केंद्रीकरण पर बल दिया। शासन के केंद्रीकरण पर बल दिया। ध्यान रखिएगा इसे। आज का शासन क्या है? अभी का जो भारत है वो किस पर आधारित है? वेरी गुड, डिसेंट्रलाइजेशन पर, विकेंद्रीकरण पर। ध्यान रखिएगा, आज के भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा है जो बलवंत राय मेहता कमीशन के अनुशंसा के आधार पर लागू हुई है। कब लागू हुआ था पहली बार और कहां? कितने ईस्वी में? 1959 में। वेरी गुड। राजस्थान से शुरू हुआ था, बाद में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, 3 स्तर तो आप भी जानते हैं। ठीक है, एक तो केंद्र और एक राज्य का स्तर है, और एक है जिसमें आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और समिति स्तर। आज भी चुनाव होता है उसका, वार्ड मेंबर का चुनाव ग्राम पंचायतों में होता है, एक मुखिया का या प्रधान का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का चुनाव होता है, और जिला स्तरीय में कई एक बड़े क्षेत्र को मिलाकर एक जिला पार्षद बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में इसको हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। मूल बातों में आ जाते हैं। तो हमने यहां देखा कि इन्होंने केंद्रीकरण को लागू किया। लिखिए, इस कड़ी में 4 विभाग की स्थापना की। इस कड़ी में 4 विभाग की स्थापना की। दीवान ए वजारत, इस कड़ी में 4 विभाग की स्थापना की। नंबर 1, दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत, इसमें लिख दीजिएगा वित्त विभाग। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं वजीर, तो वजीर देखता था, मंत्री। वजीर देखता था। दीवान ए वजारत, वजीर देखता था। ठीक है, नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज।
दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग। इसको आरिस देखता था, आरिस देखता था। सैन्य विभाग, आरिस देखता था। ठीक है। तीसरा, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा सचिवालय था। सचिवालय था। दीवान ए इंसा सचिवालय, ब्रैकेट में लिख दीजिए दावीड, द आकार बौद्ध भी कर रहा, इसको दावीड देखता था। दावीड देखता था इसको। ठीक है। चौथा लिख सकते हैं दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत देखिए धार्मिक और न्यायिक मामलों को देखता था। धार्मिक और न्यायिक मामलों को देखता था। रिलीजियन प्लस जुडिशरी को देखता था। सद्र, इसका अधिकारी था सद्र, देखता था। ठीक है। तो ये हमने देखा प्रशासनिक सुधार। दो खंड हमने अभी तक देख लिया है। तीसरा लिखिए सैन्य सुधार। सैन्य सुधार क्या समस्या है? आवाज टाइप कर दीजिए, थोड़ा सा मैसेज टाइप कर दीजिए, देख लेते हैं एक बार। ये स्पीकर को थोड़ा पास लेकर बोलेंगे तो आ जाएगा। हाँ डिपार्टमेंट तो हाँ पहले भी थे, पहले भी थे। अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्व के सल्तनत काल के कई राजाओं ने विकेंद्रीकरण को अपनाया था, लेकिन शेरशाह ने पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो राजा स्वयं ही सब कुछ देखता था, सभी विभागों की मॉनिटरिंग करता था। बीच में लोग नहीं थे, डिपार्टमेंट और राजा के बीच कोई नहीं था। ध्यान रखिएगा। सैन्य सुधार है। ठीक है। अब यदि हम सैन्य सुधार की दृष्टि से इस काल को देखें तो शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी को कॉपी किया। ठीक है। हूबहू कॉपी करने का प्रयास किया, क्योंकि शेरशाह अलाउद्दीन के सैन्य सुधार से प्रभावित था। अब कोई बताएंगे कि अलाउद्दीन ने क्या क्या किया था, उसने क्या सुधार किया था? वेरी गुड। एक तो दाग और हुलिया प्रथा, उसके बाद वेरी गुड, वेतन पर अस्थायी सेना रखने की शुरुआत भी की थी। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार से प्रभावित था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार से प्रभावित था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार से प्रभावित था। प्रभावित था।
3 बातें उल्लेखनीय है जो अलाउद्दीन ने किया था। दाग और हुलिया प्रथा, नगदी वेतन और अस्थाई सेना। इसमें लिख दीजिएगा, इस पद्धति को लागू किया। इस पद्धति को लागू किया। इसको नोट कर लेंगे। लागू किया। ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा, नगदी वेतन और अस्थाई सेना। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाकर लिखिए, पॉइंट नंबर 4, आर्थिक सुधार और राजस्व सुधार। आर्थिक सुधार एवं राजस्व सुधार। राजस्व सुधार। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए शेरशाह ने राजस्व सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। शेरशाह ने राजस्व सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस कड़ी में उसके वित्त मंत्री कौन थे? वेरी गुड। इस कड़ी में उसके वित्त मंत्री टोडरमल ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। जब्ती प्रणाली की शुरुआत की एवं भूमि का माप करवाया। भूमि का माप करवाया। माप करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो जब्ती प्रणाली है, इसका अर्थ होता है कि भूमि के उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्व का डिमांड किया जाना। जनरली 1/3 थी, लेकिन कहीं अधिक भी थी, कहीं कम भी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। भूमि की माप भी करवाई थी इस करीब में। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए उल्लेखनीय है कि शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणी में बांटा। शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणी में बांटा एवं रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। एवं रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट,
किसानों के अधिकार के लिए किसानों के अधिकार के लिए कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली। अंडरलाइन कर देंगे इसे। किसानों के अधिकार के लिए कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेनेंस से है कि जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था, ध्यान रखिएगा, और उसके आधार पर किसको कब्जा देना है, किससे कितना राजस्व लेना है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि इसके सापेक्ष एक डिपार्टमेंट बिहार में भी है जो irc.nic.in इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट करके है, जो अभी देखिएगा भू सर्वे के लिए भी कार्य में आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? अभी 31 मार्च तक बिहार में भू सर्वे होना था, उसी के सापेक्ष है पूरा पूरा, जिसमें खतियान होता है, खतियान में अधिकार दर्ज होते हैं, हर जमीन का एक अकाउंट नंबर होता है, एक खेसरा होता है, उसी समय से चलता हुआ आ रहा है। और शब्द भी क्या है, उसी समय से जुड़े हुए शब्द हैं आज भी। ठीक है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी संख्या है आज भी। आप देख सकते हैं इन तथ्यों को। जमीन की कई किस्में हैं, जैसे धनहर हो जाता है एक किस्म में, भीट हो जाता है एक किस्म में, तो ये सभी उसी समय की देन है। कबूलियत और पट्टा प्रणाली के अंतर्गत इसे मेंटेन करके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शेरशाह ने महसिलाना एवं जरीवाना कर को लागू किया। महसिलाना एवं जरीवाना कर को लागू किया। नाम से ही स्पष्ट है कि एक क्या है, माह के आधार पर है, और एक क्या है, उपज के आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर है। कर को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह ने चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम चलाया। आज भी देखिएगा लोग क्या पूछते हैं, इस वस्तु का दाम कितना है, मूल्य को ही दाम कहते हैं। ठीक है, आज भी प्रचलन में है वो शब्द, देहाती भाषाओं में चलता है। शेरशाह की देन है। लिख दीजिएगा जो 1835 तक चलता रहा, ऐड कर देंगे एक लाइन, जो 1835 तक चलता रहा। देखिए अन्य सुधार। अन्य सुधार, पहला पॉइंट लिखिए अन्य सुधारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल भी चर्चा किया था मैंने इसकी। पटना को राजधानी बनाया। पटना को राजधानी बनाया। पटना को राजधानी बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि मुगल काल के मध्य एक ऐसा शासक का नाम बताएं जिसने पटना को राजधानी बनाया। उत्तर शेरशाह सूरी होगा। ठीक है,
अब लिखिए 1700 से अधिक सरायों की स्थापना की। आज भी आपको कई एग्जाम्पल बिहार के प्रांत में मिल जाएंगे, जैसे लहरिया सराय, तार सराय, नाम सुना है कि नहीं सुना है? सराय का अर्थ क्या होता है? यात्रियों को ठहरने के लिए दिया गया स्थान होता है। हर हाल में इसको ध्यान रखेंगे, सराय कहते हैं। 1700 से अधिक सरायों की स्थापना की। 1700 से अधिक सरायों की स्थापना की। सरायों की स्थापना की। आज वो जो सराय थे आज शहर का रूप ले चुके हैं। आप देख सकते हैं कई सराय हैं उस आसपास। लेकिन अति महत्वपूर्ण जीटी रोड का निर्माण किया, जिसमें आ जाता है NH1 एवं NH2। अति महत्वपूर्ण जीटी रोड का निर्माण किया। जीटी रोड का निर्माण किया। जीटी रोड को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद बनवाया। दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद बनवाया। दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद बनवाया। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि चूंकि शेरशाह ने सड़कों का इतना ज्यादा विकास किया, जो उस समय में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अतः शेरशाह को शासकों में सड़क ए आजम भी कहा जाता है। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, शेरशाह को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। सड़कों का बादशाह इसका अर्थ हुआ। सड़क ए आजम भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब कौन बताएंगे कि शेरशाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम किस राज्य में है? बिहार में है। लिख दीजिए। लास्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि अफगान शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना अफगान शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना शेरशाह का मकबरा सासाराम में एक तालाब के बीच स्थित है। सासाराम में एक तालाब के बीच स्थित है। स्थित है। ठीक है। लास्ट में लिख दीजिए मृत्यु 22 मई 1545। 22 मई 1545। 22 मई 1545। ठीक है। हेडिंग में लिखिए अकबर। अकबर।